आज के वीडियो का टॉपिक है कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, यानी कि किसी प्रिज्म पर प्रकाश आकर के आपतित हो और वह प्रकाश फाइनली प्रिज्म से बाहर नहीं निकले, उसका क्या कंडीशन हो सकता है। तो आप लोग जरा सोचो कि इस प्रिज्म पर जब ये प्रकाश आकर के इंसिडेंट करेगी तो क्या ये फाइनली प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी? क्या इसका भी कोई कंडीशन हो सकता है क्या? ये तो बहुत ही यूनिक बात हो गई कि प्रिज्म से लाइट पास ही नहीं करे, और ये पास नहीं करेगी तो वह किस कंडीशन में नहीं करेगी, वो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रिज्म एंगल ए और इस प्रिज्म के मटेरियल का जो क्रिटिकल एंगल होगा सी, इनके बीच एक यूनिक रिलेशन बताएंगे हम, और वह यूनिक रिलेशन बताएगा कि किस कंडीशन में ये लाइट जो है प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन होने वाला है, लॉजिक होने वाला है। तो हम जरा इस लॉजिक को देखते हैं। देखिए, जब ये लाइट आकर के इस प्रिज्म से टकराएगी तो प्रिज्म इस लाइट को अपने बेस की ओर मोड़ेगी और फिर फाइनली लाइट ऐसे निकल जाएगी। हम लोग अभी तक तो ऐसे ही देख रहे थे, ये दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये एंगल को हम लोग I1 सपोज करते थे, इसको R1, इसको R2 और इसको यहाँ पे हम लोग लेते थे एंगल ऑफ इमरजेंस I2। तो देखते हैं हम लोग कि ये जो रे है, ये हमारा थ्योरी कहता क्या है कि ये जो रे बाहर जो निकल रही है प्रिज्म से, ये रे प्रिज्म से बाहर नहीं निकले बल्कि वो प्रिज्म के अंदर ही रह जाए, या प्रिज्म के इस एसी साइड पर क्या हो जाए, ट्रांसमिट कर जाए। यानी कि ये जो रे है वो या तो ऐसे चला जाए या तो ऐसे चला जाए, ये प्रिज्म से ऐसे बाहर नहीं निकले। तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा कि अगर ये R2 का जो वैल्यू है, R2 का जो वैल्यू है, अब ये R2 का वैल्यू इस सरफेस पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का काम करेगा, क्योंकि इस सरफेस के लिए ये हो गया आपतन कोण और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखेंगे तो ये जो एंगल है R2, जो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वर्क कर रहा है, अगर ये R2 जो है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, तो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होने के लिए है ना, इस रे को इस एसी पर क्या कर जाना चाहिए, ट्रांसमिट कर जाना चाहिए, तब जाकर कि ये जो एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा। सिंपल हम लोग जानते हैं कि ये जब डेंसर मीडियम हो जाए और ये लाइट डेंसर से रेयर की ओर जाती हो और ये जो एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो ये जो लाइट है इसे है ना इंटरफेस पर ही ट्रांसमिट कर जाती है, इंटरफेस पे ही चली जाती है। इस तरह से अगर ये R2 क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो यहाँ से लाइट ऐसे ना निकलेगी बल्कि इसी इंटरफेस पर क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी, यानी कि लाइट ऐसे निकल जाएगी। और ये R2 जो है अगर ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट कभी भी है ना प्रिज्म से बाहर ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, और लाइट ऐसे प्रिज्म वाले मीडियम में ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि प्रिज्म से बाहर नहीं निकलने के लिए ये जो R2 का जो वैल्यू होना चाहिए वह या तो बड़ा होना चाहिए C से या C के बराबर होना चाहिए। ध्यान रहे जब ये C के बराबर हो जाएगा तो ये AC पर ही ट्रांसमिट कर जाएगी, और R2 जो है C से अगर बड़ा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट अगेन प्रिज्म में ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी और प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिए ये R2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो C के इक्वल या C से बड़ा होना चाहिए, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर या क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या, अब यहाँ पे जो R2 का जो वैल्यू है वो R1 पर डिपेंड करेगा और R1 का जो वैल्यू है वह I1 पर डिपेंड करता है। अब हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं कि फ्रॉम
R1 प्लस R2 इक्वल टू प्रिज्म एंगल ए। तो यहां से हमने देखा किया कि ये जो R2 है ये इक्वल होगा A माइनस क्या चीज की R1 के। तो अब हम लोग देखते क्या है, ये जो R2 जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि अगर R2 का मिनिमम वैल्यू भी अगर क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि R2 का कोई भी वैल्यू C से बड़ा हो जाएगा, और जब C से बड़ा हो जाएगा तो वह रे फाइनली प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी, वो प्रिज्म में ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो R2 मिनिमम के लिए देखिए क्या होगा, ये R1 का वैल्यू जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर R2 मिनिमम, R2 मिनिमम होने के लिए यहाँ पे R1 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखते हैं कि जब R1 यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे I1 भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब R1 मैक्सिमम के लिए यहाँ पे I1 का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और AB सरफेस, इस AB सरफेस पर अगर हम स्नेल का लॉ को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन I1 अपॉन ये साइन R1 इक्वल टू, अब ये चूंकि एयर मीडियम है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। तो μ2 हो जाएगा प्रिज्म का और μ1 हो जाएगा क्या चीज का, एयर का। अब ये म्यू इक्वल टू, ये स्नेल का लॉ कहता है कि ये रिलेशन कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है इसका मतलब अगर I1 मैक्सिमम होगा तो R1 मैक्सिमम होगा। तो साइन I1 मैक्स अपॉन ये साइन R1 मैक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, म्यू। अब हम लोग देखते क्या है कि I1 मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, R1 मैक्स का वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना होगा। तो एक चीज हम लोग जरा ध्यान से देखें कि साइन में किसी भी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो देखें, देखना हमें ये है कि ये R1 मैक्स 90 डिग्री होगा कि I1 मैक्स 90 डिग्री होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये R1 मैक्स जो है ये 90 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है ये रेयरर से जा रही है क्या चीज में, डेंसर मीडियम में। तो इसका मतलब ये है कि यह I1 का जो वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर यहाँ पे I1 का वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लें, मैक्सिमम ले लें, तो साइन 90 डिग्री अपॉन साइन R1 मैक्स इक्वल टू म्यू, फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन ये साइन R1 मैक्स इक्वल टू म्यू, और म्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन C। अब इस तरह से जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो साइन साइन से है ना कंपेयर होकर के हट जाएगा। तो यहां से हमने देखा क्या कि R1 मैक्स इक्वल टू आ गया C। तो अब हम देखेंगे क्या, यहां से अगर इक्वेशन को हम डिराइव करें तो यहां से हम लोग फिर क्या देखते हैं कि R2 मिनिमम होने के लिए, R2 मिनिमम होने के लिए यहाँ पर A माइनस R1 को क्या होना होगा, मैक्सिमम होगा, और R1 का मैक्सिमम वैल्यू जो है वह C के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 मिनिमम इक्वल टू ये हो जाएगा A, और R1 मैक्स का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा C। फिर हम लोग देखते हैं कि लाइट को प्रिज्म से फाइनली बाहर नहीं निकलने के लिए ये R2 का जो मिनिमम वैल्यू है वह C के इक्वल या C से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन में अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, है ना, फॉर द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो R2 मिनिमम जो होना चाहिए ये
इक्वल या ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब R2 मिनिमम का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो a माइनस सी इक्वल और ग्रेटर देन सी, विच इम्प्लाई a इक्वल और ग्रेटर देन 2c। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में दो बात है, अगर a का वैल्यू 2c से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कि क्रिटिकल एंगल के डबल से भी क्या हो जाए, अगर ये प्रिज्म एंगल बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ से टोटल इंटरनल क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर a इक्वल टू 2c हो जाए, यानी कि क्रिटिकल एंगल के डबल के इक्वल हो जाए प्रिज्म एंगल, तो वहां पे है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होगा, बल्कि ये लाइट जो है ये एसी साइड पर ही क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी। तो एक इस पर एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि ये प्रिज्म जो है ग्लास का हो, प्रिज्म क्या चीज का हो, ग्लास का हो, तो यहाँ से लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए, चूंकि ये ग्लास हो जाएगा, तो ग्लास टू एयर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री। तो याद रहेगा कि अगर ये जो प्रिज्म एंगल जो है ना, ये ए इक्वल टू, अब ये क्या हो जाए, इसका डबल हम कर दे तो 84 डिग्री। अगर प्रिज्म एंगल 84 डिग्री का हो, अगर वो प्रिज्म ग्लास का हो, तो यहाँ पे कितना भी एंगल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, यहाँ से वो लाइट बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि वो एसी पर क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी। फिर दूसरा बात हम समझ लें कि अगर ये प्रिज्म एंगल 84 डिग्री से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लाइट कितना भी एंगल पर इंसिडेंट करेगी, ये बाहर नहीं निकलेगी, ना ही ट्रांसमिट होगी, बल्कि यहाँ से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट सीधे ऐसे क्या हो जाएगी, बैक कर जाएगी।